वेलकम टू माय चैनल किशन ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज क्लास 9 पार्ट 1 आज विज्ञान शुरू करने वाले हैं। विज्ञान का पार्ट 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। ये कक्षा 9 का पार्ट 1 विज्ञान है ना। विज्ञान यहाँ पे लिख देते हैं, विज्ञान है। जो पहला पार्ट में है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे, है ना। देखेंगे इसमें क्या है, समझेंगे अच्छे से। तो हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ ये पदार्थ किसको कहते हैं, क्या है, ये सबसे पहले जानते हैं। पदार्थ ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। जैसे हमारे चारों ओर आप देखे होंगे कुछ भी ऐसा कोई पदार्थ जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान में होता है, तो ऐसा क्या है? तो ऐसा हम चीज़ बता सकते हैं कि टेबल, है ना, पेन, कॉपी, है ना। उदाहरण में भी दिखा हुआ है तारे, सूर्य, हवा, पानी, किताब आदि। ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो स्थान घेरता है और वह द्रव्यमान बनाता है। ठीक है, द्रव्यमान में होता है, उससे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कणों के गुणधर्म। तो इसको समझेंगे, कणों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो पहला नंबर में है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा में है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा में है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसको समझेंगे कि पहला नंबर दिया हुआ है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो इसको समझेंगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो आप देखेंगे चैप्टर पार्ट में भी दिया हुआ है किताब में, एक कांच के गिलास होता है जिसमें अगर पानी उसमें भर दिया जाए थोड़ा सा खाली करके, और उसके बाद वहाँ पे जितना पानी है उसमें निशान लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे कोई भी मतलब 2 चम्मच या 1 चम्मच चीनी या फिर नमक मिलाने पर उसको घोल दीजिए। उसके बाद पता चलेगा कि जितना तक पानी था उतना ही रहेगा, उसका ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो रिक्त स्थान में चीनी और नमक जो होता है घुल जाता है, उसमें घुल जाता है, तो इसलिए रिक्त स्थान उसमें खाली रहता है जिसमें वो मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरा में है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो गतिशील का मतलब क्या होता है? आपस में मतलब गतिशील होते रहता है। ठीक है, जैसे कि गतिशील होता है, निरंतर गतिशील होता है। जैसे कि एक कांच के गिलास में पानी है, एक गिलास है ना, उसमें कोई ऐसा चीज़ जो घुल जाए, जैसे कि एक इंक, स्याही को 1 या 2 बूंद डालने पे उसमें सारा पूरा घुल जाता है, वो गतिशील हो जाता है। जो धीरे धीरे पूरा इंक मतलब स्याही जैसा पूरा बन जाता है, तो वो ही निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, तीसरा है में पॉइंट में है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं, आकर्षित का मतलब क्या है? अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित। तो मतलब ऐसे क्या होगा, जैसे कि आप देखे होंगे कि नल, जो नल का जो पानी गिरता है उसके नीचे आप एक उंगली रखेंगे इस तरह नीचे, तो रखने के बाद उंगली पानी 2 तरफ जाने लगेगा, एक ये साइड एक ये साइड, राइट एंड लेफ्ट के साइड। गिरने के बाद वो नीचे आप देखिएगा कि पानी फिर से साथ में हो जाता है, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जो साथ में फिर मिलके फिर गिरने लगते हैं। ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे या आप करके देख सकते हैं। तो उसी को आकर्षित करते कहते हैं। अब अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ऐसे तो 5 होती है, लेकिन किताब में हमें 3 पढ़ना है और 3 दिया हुआ है। एक पहला होता है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें जानेंगे कि ठोस क्या है और द्रव क्या है और गैस क्या है। ठीक है, तो ठोस में क्या होता है? निश्चित आकार होता है, आकार निश्चित हो रहा है ठोस में। जैसे ठोस कोई वस्तु, जैसे ले लीजिए कुछ भी, ईंट ही ले लीजिए। अगर ईंट में जितना उसका आकार है, क्या उसको हम बदल सकते हैं? नहीं ना, इसलिए इसका निश्चित आकार होता है। द्रव, द्रव में अनिश्चित आकार होता है, क्योंकि उसको हम द्रव जो होता है लिक्विड में, उसको हम इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, और गैस भी अनिश्चित आकार होता है। कोई भी गैस को अगर रहेगा बाहर में तो पूरा फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद निश्चित विमाएँ, उसकी विमाएँ भी ठोस में निश्चित होती है, द्रव में अनिश्चित विमाएँ होती है और गैस में भी अनिश्चित विमाएँ होती हैं।
ठीक है। और ठोस क्या होता है, एक कठोर होता है ना। और द्रव बहाव होता है, जो पानी कुछ भी चीज बहाव होता है, और गैस भी बहाव होता है, ठीक है। अगला है असंपिंडीय। ये ठोस क्या है, असंपिंडीय है। द्रव क्या है, कम संपिंडीय है। और गैस अधिक संपिंडीय है। अगला है निश्चित आयतन। ठोस का निश्चित आयतन होता है, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, और गैस का अनिश्चित आयतन होता है। जैसे उदाहरण में ठोस में ले लेते हैं मेज, ईंट, है ना। ये जो क्या है, ठोस है। और द्रव क्या है, द्रव में दो उदाहरण पानी और दूध ले लीजिए इसका उदाहरण में। और गैस में ऑक्सीजन, मीथेन, है ना। यह है इसका उदाहरण। अब अगला है पदार्थ की अवस्थाएं में परिवर्तन। पदार्थ के अवस्थाएं में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कोई भी चीज ठोस में है, उसको द्रव में बदलने के लिए क्या करना होगा, द्रव बदलने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, है ना। गर्म करने से ये द्रव बन जाएगा, है ना, बनेगा। जैसे कि कोई चीज ले लीजिए ठोस में, आइस ले लीजिए, जो बर्फ जो रहता है उसको हम गर्म करने से द्रव बना सकते हैं, है ना, पानी बन जाएगा। अब यही द्रव को फिर हम गैस बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके बाद फिर गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, है ना। अब यही गैस को फिर द्रव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, शीतल, उसमें द्रव्यमान कम करना पड़ेगा, है ना, ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर द्रव को हम ठोस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका फिर द्रव्यमान कम करना पड़ेगा, तब ठोस बन जाएगा। गैस को हम पानी बनाने के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान कम करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ये द्रव बन जाएगा, है ना, शीतल में रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर वही द्रव को, जैसे कि पानी को हम ठोस बनाने के लिए फिर द्रव्यमान कम करेंगे, मतलब शीतल में रखना पड़ेगा, शीतल में, है ना, तब भी ठोस बन जाएगा। मतलब एक दूसरे को इसको परिवर्तन होते रहता है। जैसे हम ठोस को गर्म करने पर द्रव बन जाएगा, फिर द्रव को गर्म करने पर गैस बन जाएगा, अब गैस को शीतल करने पर द्रव बन जाएगा, और द्रव को शीतल करने पर ठोस बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे को परिवर्तित होते रहता है। तो अगला बिंदु है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तो तापमान परिवर्तन के प्रभाव क्या है, तो पहला है गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और ऊर्ध्वपातन निक्षेपण, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है गलनांक बिंदु क्या है, तो किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था में पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कि किसी भी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था में पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे कि ठोस को, जैसे कि कोई आइस मतलब बर्फ को हम उसको क्या गर्म करने पे जो द्रव बन जाता है, उसी को हम गलनांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। अगला है क्वथनांक बिंदु। ये क्या है, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे द्रव, जैसे पानी को गर्म करने पे जो गैस बन जाता है, वही परिवर्तित को क्वथनांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो अगला है उत्वर्पातन निपेक्षण। ये अलग अलग है, उत्पादन अलग है और निक्षेपण अलग है। तो उत्पादन में क्या है, द्रव पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, पदार्थ द्रव जो है अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन कहलाता है, ठीक है। जो पदार्थ भी है, जो द्रव है अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, जो कोई पदार्थ जो है द्रव में अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया उत्पादन कहलाता है। जैसे कोई भी ठोस है वो द्रव में बिना बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसको उत्पादन कहलाता है, ठीक है। अगला है निक्षेपण। निक्षेपण क्या है, तो निक्षेपण गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसे कोई भी गैस है उसको सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसे कि एमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथेलिन की गोलियां, ठीक है, इसका उदाहरण में है। अगला बिंदु है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक जैसे नीचे के किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसे मान लीजिए यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में यह सतह, जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी को हम 2 से 3 घंटा स्थिर रख देते हैं, ठीक है।
अस्थिर रख देते हैं खुला, जैसे उस गिलास को ढकना नहीं है, खुला रख देंगे तो उसका क्या होगा, जो पानी का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाता है उससे, उसके वजह से वो कम हो जाएगा। आप देखिएगा जब भी कोई एक गिलास में, शीशे गिलास में पानी भर के रख दीजिएगा, उसको खुले छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद उसको देखिएगा, एक चिन्ह दे दीजिएगा जितना तक पानी था, उसके बाद आप देखिएगा 3 से 4 घंटे बाद वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसा होता है क्योंकि वाष्पीकरण की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से वो कम हो जाता है, इसके तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका कैसे होता है वो चीज़ जानते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन से कारक से वो इस तरह मतलब कम हो जाते हैं, तो सतह का क्षेत्रफल, मतलब वो गिलास का मतलब कितना बड़ा होता है, या गिलास में या एक प्याले में, दोनों में अगर पानी रखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में होगा वाष्पीकरण, तो प्याले में होगा, है ना, एक प्लेट में होगा। तो सतह का क्षेत्रफल, तापमान, अब जिस जगह पे है उस जगह का तापमान कितना है उससे भी फर्क पड़ेगा, क्या जल्दी होगा या फिर लेट से होगा। आर्द्रता भी है ना, और वायु की गति भी है, मतलब हवा कितना चल रही है, कहाँ पे हवा ज़्यादा होगा वहाँ पे जल्दी होगा, जिसमें हवा कम होगा वहाँ पे कम होगा। अब अगला बिंदु है वाष्पीकरण से शीतलता। तो वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होते हैं, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। तो इसको समझते हैं वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान, जैसे कि कोई भी चीज़, अगर हम पानी को हाथ में अगर रखेंगे, पानी को या पेट्रोल को हाथ में रखेंगे थोड़ा सा पानी, तो आप देखिएगा कि थोड़ा देर में बाद आपके हाथ जो ठंडा पड़ जाएगा, शीतल पड़ जाएगा, शीतल पड़ जाएगा मतलब अपने चारों ओर पूरा शीतल, वाष्पीकरण में शीतलता मतलब अपने चारों ओर वातावरण में शीतल हो जाता है। तो वही क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है, वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। कोई भी जगह पे पानी या पेट्रोल ऐसे जो रहेगा तो उस जगह को पूरा शीतल बना देती है, तो वाष्पीकरण की शीतलता यही होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे अगले चैप्टर वाले इसका उत्तर आंसर बताएंगे तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।